हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। व्यापारी क्या होते हैं, राजा क्या होते हैं और तीर्थयात्री क्या होते हैं। व्यापार और व्यापारियों की जानकारी हमें कैसे मिली। तो हमने पढ़ा था क्या, काले पॉलिश वाले बर्तन। कैसे बर्तन, काले पॉलिश वाले बर्तन। ये खूबसूरत बर्तन खास तौर से इनकी कटोरियां तथा थालियां इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरा स्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुंचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ ये बनते थे, वहां से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचा करते थे। दक्षिण भारत में सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च, कीमती पत्थर, ये जो सब चीजें थी क्या थी, प्रसिद्ध थी वहां पर। और काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में काला सोना क्या कहा जाता था, काला सोना। और व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोजे, समुद्रों के रास्ते यात्रा किया करते थे व्यापारी। तो इसी तरह से खोजते खोजते उन्होंने कई रास्ते खोज लिए। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तटों से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए उन्हें मजबूत जहाजों की जरूरत होती थी। भाई, समुद्री यात्रा के लिए क्या चाहिए, जहाज चाहिए, तो मजबूत होना चाहिए, क्योंकि ये यात्राएं साल, 2 साल, 1.5 साल ऐसे चला करता थी। समुद्र तटों के से लगे राज्य, अब समुद्र तटों से कुछ राज्य लगे हुए हैं। इनमें से बहुत से पहाड़, पर्वत, नदी के मैदान हैं। और नदी के मैदानी इलाकों में कावेरी नदी का मैदान, कावेरी नदी का मैदान, किसका मैदान, कावेरी नदी। कावेरी नदी का मैदान सबसे उपजाऊ है खेती के लिए। और मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई थी। भाई, संपत्ति भी धीरे धीरे क्या हो, धीरे धीरे वो अमीर होने लग गए, तो धीरे धीरे संपत्ति भी बढ़ गई और शक्ति भी बढ़ गई। संगम कवियों के संगम, संगम काल के क्या हुए, कवि हुए। कवि कौन होता है, जो कविताएं लिखता है। कवियों ओ लगाओ यार यहाँ पे ना, ओ। संगम कवियों में हुए मुवेनदार। कौन हुए, मुवेन मुवेनदार हुए। इनकी क्या चर्चा मिलती है इन संगम कविताओं में, संगम कविताओं में इनकी चर्चा मिलती है। और अरे, मार्कर कहाँ गया बच्चों, दूसरा मार्कर, चलिए नहीं मिल रहा है अभी। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया। क्या कौन से मुखिया, तीन मुखिया, जिसका अर्थ क्या है, तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासकों के परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। कौन कौन से हैं वो, चोल, पहला है चोल, और दूसरा क्या है, चेर, और तीसरा है पांड्य। तीसरा है पांड्य। करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते हैं ये। इन तीनों मुखियाओं के अपने अपने क्या थे, दो दो सत्ता केंद्र थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने अपने कितने, दो दो सत्ता केंद्र थे। 2, 4, 6, कितने हो गए, 6। और एक चोलों का पत्तन पुहार, तथा जिसको क्या बोलते थे, कावेरी पट्टनम, कावेरी पट्टनम। दूसरे पांड्यों की राजधानी थी मदुरै। ये क्या थे, बहुत, दो जो थे इन 6 में से दो ये बहुत महत्वपूर्ण थे। कौन सा है, एक तो है कावेरी पट्टनम, यहां लिख देते हैं, कावेरी
पटनम। और दूसरा है मदुरै। मदुरै, ये क्या थे? ये बहुत महत्वपूर्ण हो गए, दो छह में से। और ये मुखिया लोग नियमित कर की बजाय उपहार गिफ्ट लेने की मांग करते थे। क्या करते थे? नियमित कर नहीं लेते थे, क्या करते थे? गिफ्ट। भाई हमें क्या दो? गिफ्ट दो। कभी कभार ये सैनिक अभियान पर निकल पड़ते थे। भाई सैनिक अभियान कर लिया। आसपास के इलाकों से क्या करते थे? शुल्क वसूला करते थे। क्या वसूला करते थे? टैक्स लिया करते थे। इसके आसपास के जितने भी इलाके थे उनसे ये टैक्स वसूलने का काम करते थे जाकर। और इनमें से कुछ धनवान वे अपने पास रख लेते थे। जो टैक्स इकट्ठा किया उसमें से जो भी धन मिला, कुछ धन तो उन्होंने अपने पास रख लिया, बाकी अपने समर्थकों में बांट दिया, रिश्तेदारों में, नाते रिश्तेदारों में बांट दिया, सिपाहियों को दे दिया तथा कवियों के बीच बांट दिया। कवि कौन? जो कविताएं लिखने का काम किया करते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में, कवियों ने क्या किया? कविताएं लिखी। किसकी प्रशंसा में? मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी, जो उन्हें कीमती जवाहरात होते ना, नेकलेस, कीमती जवाहरात, सोने के सिक्के, घोड़े, हाथी, रथ तथा सुंदर कपड़े दिया करते थे काम के बदले। और इनके लगभग 200 वर्षों के बाद, पश्चिम भारत में सातवाहन। कौन सा वाहन? सातवाहन। भाई सातवाहन, ये वाहन गाड़ी है। सातवाहन एक राजवंश हुआ, सातवाहन, इसके बारे में हम आगे परिचर्चा करेंगे। का प्रभाव बढ़ गया। भाई पहले इनका प्रभाव बढ़ा हुआ था, फिर उसके बाद करीब 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन राजवंश का क्या बन गया? प्रभाव बढ़ गया। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे? दक्षिणापथ के स्वामी। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। ये पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। और सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिम तथा दक्षिणी तटों पर क्या भेजी? सेनाएं भेजी। सेना अभियान भी तो करते थे। रेशम की कहानी। ये रेशमी जुल्फे, ये सरबती आंखें, तुम्हें देख कर जी रहे हैं सभी। रेशम की कहानी। देखो, कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में क्या है? बहुमूल्य है, बहुत महंगे माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करने के लिए एक जटिल प्रक्रिया होती है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उसे से क्या बुना जाता है? कपड़ा बुना जाता है। देखा, ये कपड़ा बुना जाता है। ये देखो, इधर एक कपड़ा पड़ा है कोई, ये है, देखो। ये कपड़े में देखो क्या है, इसमें बहुत महीन महीन धागे होंगे, उन धागों से ये कपड़ा बनाया। तो बहुत जटिल प्रक्रिया है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन ने किया था, लगभग 7000 साल पहले। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से जो है छिपा कर रखा, भाई लोगों को पता ना चल जाए। क्या ना चल जाए? पता ना चल जाए। पर चीन से पैदल, घोड़ों तथा ऊंटों पर कुछ लोग दूर दूर तक जगहों पर जाते थे। भाई कोई पैदल जाता था, कोई घोड़ों से जाता था और कोई ऊंटों से जाता था। दूर दूर तक जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशम भी ले जाते थे, अपने साथ रेशम भी ले जाया करते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह क्या कहलाता था? वह कहलाता था रेशम मार्ग। क्या कहलाता था वह? रेशम मार्ग, सिल्क रूट प्रसिद्ध हो गया। कभी कभी चीन के शासक ईरान, पश्चिमी एशिया के शासकों को क्या उपहार, गिफ्ट के तौर पर रेशमी कपड़े दिया करते थे। क्या दिया करते थे? रेशमी कपड़े दिया करते थे। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़ों को जो पहनना एक क्या हो गया? फैशन बन गया। क्या बन गया? एक फैशन बन गया। जैसे आज तो आपका विचित्र फैशन है ना? क्या आजकल का फैशन विचित्र है, तो ये फैशन बन गया रेशमी कपड़े पहनने का। इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ियां, रेगिस्तान रास्तों से होकर जाना पड़ता था। वही पहाड़, पर्वत, ये सब पार करने पड़ते थे। बहुत ही
दुर्गम क्षेत्रों से इसको गुजार कर जो है लाया जाता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क लेते थे। जो व्यापारी होते थे, जब व्यापारियों को काफिला गुजरता था तो उनको रुकना भी पड़ता था, कभी कभार रात हो गई तो कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा। तो जो बीच में गांव पड़ते थे, वो गांव क्या करते थे, उनसे यात्रा शुल्क लेते थे। और इससे इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है, किसमें, मैप में देख सकते हैं आप, बिल्कुल दे सकते हैं, बेधड़क होकर देख सकते हैं। कुछ शासकों ने जो है क्या किया, बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहा। कुछ शासकों ने बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहा, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। भाई जब व्यापारी इस रास्ते से, जो जिसे हम क्या कह रहे हैं, सिल्क रूट कह रहे हैं, इससे जब व्यापारी यात्रा किया करते थे, रेशमी कपड़े लेकर, मसाले लेकर, मिर्च, काली मिर्च आपने देखा, काला सोना जिसको कहा जाता है, उसको लेकर क्या है, एक उपमहाद्वीप के एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा किया करते थे। तो बीच में जो भी गांव पड़ा करते थे, वह क्या करता था, वह गांव इनसे टैक्स वसूल करते थे, तोहफे लेते, तोहफे के जरिए इनको क्या है, फायदा मिलता था, इन गांव को बहुत फायदा मिलता था। तो अधिकतर जो शासक थे वो इस रूट को क्या करना चाहते थे, इस रूट पर अधिकार करना चाहते थे, क्योंकि इससे बहुत लाभ मिलता था। इसके बदले में शासक इन व्यापारियों को अपना राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों से आक्रमण से सुरक्षा देते थे। भाई जब ये व्यापारी का काफिला इस स्थान से गुजरता था, इस रूट से गुजरता था, तो डाकू भी होते थे जो क्या करते थे, लूट लेते थे, लुटेरे। सामान, कोई व्यापारी आया, व्यापारी का काफिला आया और उनको लूट लिया, सारे उनके हीरे जवाहरात सब, चद्दर वद्दर सब जो है, टांड डंडीरा सब लूट लिया। तो जो ये गांव पड़ते थे बीच में, ये उनको सुरक्षा भी देते थे, किससे, लुटेरों से। बदले में क्या लेते थे, ये टैक्स ले लिया, कुछ शुल्क ले लिया, कुछ तोहफे ले लिए। तो इस हिसाब से कुल मिला के इस स्थान से क्या होता था, बहुत ज्यादा अर्निंग होती थी, फायदा होता था और सुरक्षा भी मिलती थी व्यापारियों को। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में से सबसे प्रसिद्ध, अब देखो इस पर जो इस रूट पर जो सबसे ज्यादा क्या रखा गया, जिसने नियंत्रण रखा, उस शासक का नाम है कनिष्क। कनिष्क कौन है, कुषाण शासक है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे, आगे की कक्षाओं में। कनिष्क सबसे प्रसिद्ध शासक थे ये, इस मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इसका शासन था। पेशावर और मथुरा इसके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। कौन से, पेशावर और मथुरा, ये दो क्षेत्र ऐसे थे जो कि मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इसके ही राज्य में था। क्या था, तक्षशिला। तक्षशिला भी विद्या का केंद्र रहा, बहुत अच्छा, ये अद्भुत। इसके बारे में भी हम अभी आगे ब्रेक के बाद हो सकता है पढ़ें। इसके शासनकाल में देखो, सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने तक, पत्तनों तक की थी, तक जाती थी, एक मुहाने से दूसरे मुहाने तक। फिर यहां से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचता था। कहां तक पहुंचता था, रेशम, जितना भी रेशम था व्यापार के लिए, पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के, ओल्ड इज गोल्ड भाई। चलो छोड़ो, लिख देते हैं। ओल्ड इज गोल्ड। सोने के सिक्के सबसे पहले कनिष्क ने ही चलाए थे और कुषाण वंश का था ये। कुषाण वंश का, कौन से वंश का था ये, कुषाण वंश का। अब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ। बौद्ध धर्म, देखो बौद्ध धर्म, भगवान बुद्ध ने अपना पूरा जीवन यात्रा करने में निकाल दिया और ज्ञान प्राप्त करने में निकाल दिया। अंत में उनको ज्ञान भी प्राप्त हुआ और फिर उन्होंने अपने ज्ञान को जो है क्या किया, बांटने का प्रयास किया और शिक्षा देनी
प्रारंभ की। और अशोक ऐसा शासक हुआ, एक अनोखा शासक हुआ अशोक। अशोक ने भी बौद्ध धर्म अपनाया था और अशोक ने क्या क्या क्या, क्या किया था, युद्ध ना करने की नीति अपनाई थी कि युद्ध नहीं करेंगे। क्योंकि युद्ध से लाखों लोग मारे जाते हैं, लाखों लोग घर से बेघर हो जाते हैं, सगे संबंधी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसलिए उसने जो है धम्म की नीति जारी की। तो और बौद्ध धर्म भी किसके, बौद्ध धर्म कनिष्क, कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था, कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा था कनिष्क। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद की गठन किया। क्या किया था भाई करीब इसने, कनिष्क ने बौद्ध परिषद का गठन किया। किसने, कुषाण शासक कनिष्क ने। इसमें एकत्र होकर विद्वान क्या करते थे, महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया करते थे। ये इस परिषद में विद्वान आया करते थे और सबको आने के लिए जो इजाजत थी, और विद्वान आकर क्या करते, महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र, बुद्ध की जीवनी का क्या नाम है, बुद्ध चरित्र, बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र। इसके रचनाकार हैं अश्वघोष। किसने लिखी है ये, अश्वघोष। ये जो अश्वघोष हैं कनिष्क के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे ये, कनिष्क के दरबार में। ये अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। और अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वान ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। किसमें लिखना शुरू कर दिया था, संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। और इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा का क्या हुआ, प्रचंड प्रारंभ हुआ, जिसको क्या कहा गया, महायान। क्या कहा गया उसको, महायान, वायुयान नहीं है ये, महायान। देखो अशोक ने चलाई धम्म, और कनिष्क के समय में एक नई धारा का जो है क्या हुआ, प्रारंभ हुआ, जिसे क्या कहा गया, महायान कहा गया। अब इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। क्या थी इसकी, दो मुख्य विशेषताएं थी। क्या, पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर अगर बात करें, निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था कि अब बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाने लगी। इसमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में, मथुरा और तक्षशिला में बनाई जाने लगी। दूसरा परिवर्तन बौद्धिस्त्व में आस्था को लेकर आ गया। क्या, उन्हें कहते हैं, किसे कहते हैं, बौद्धिस्त्व, जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना करते हैं। क्या करते हैं, ध्यान साधना करते हैं। लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोग क्या करते, शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में रहना पसंद करते हैं। क्या लगा उनको ठीक, उनको क्या ठीक लगा, एकांतवास ना करते हुए लोगों के बीच में क्या करना है, लोगों के बीच में ही रहना है और लोगों को शिक्षा देनी है, उनकी मदद करनी है। यह जो ठीक समझने लगे, धीरे धीरे पूजा काफी लोकप्रिय हो गई। पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान में भी फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए क्या है, पहाड़ों पर दर्जनों क्या थी, गुफाएं खोदी गई। भीमबेटका की बात करी थी, हमने पढ़ा था ना भीमबेटका। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई जाती थी। भाई कुछ गुफाएं राजा के आदेश पर बनाई गई और कुछ गुफाएं रानियों के आदेश पर बनाई गई। कुछ व्यापारी भी जो पैसे वाले थे उनके आदेश पर भी बनाई गई, और कुछ कृषक, कुछ किसान भी पैसे वाले हो गए थे अब तक, तो उनके आदेश पर भी बनवाई जाती रही होंगी। इनमें से ज्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। दक्कन में शहरों और तटों के समुद्री बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती है। क्या होकर गुजरती है, इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती है। यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में क्या करते थे, विश्राम किया करते थे। इन गुफाओं वाले क्या, गुफा
जो काट काट कर बनाई गई थी उनको क्या मठ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मठ। तो व्यापारी आकर यहाँ पर क्या क्या किया करते थे? विश्राम किया करते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व और श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भी भागों में फैल गया। अब जो ये तीर्थ यात्री थे, सिल्क रूट पढ़ा हमने कनिष्क के बारे में पढ़ा, ओल्ड इज गोल्ड, धम्म अशोक ने अपनाया, और कनिष्क के शासनकाल में चली महायान। महायान। तो तीर्थ यात्रियों की जिज्ञासा क्या हुआ करती? तीर्थ यात्रियों की जिज्ञासा क्या होती है? जिज्ञासा जानने की इच्छा। किसे बोलते हैं? जानने की इच्छा होती है जिज्ञासा। तो अगर आपको जिज्ञासा है तो हम अगले भाग में मिलते हैं। बोलो तथास्तु। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।